हाय एवरीवन, दिस इज शम्स परवेज़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस को। उससे पहले हम लोगों को कुछ नंबर्स के बारे में समझना पड़ेगा, तो इसलिए पहला टॉपिक है हमारा मोर अबाउट नंबर्स। तो इसमें पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? जैसे नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, उसे हम लोग नेचुरल नंबर कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर को नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा, ये जितने भी सारे नंबर्स होंगे इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर। तो यह नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएगा। ये सारे नंबर्स को हम लोग होल नंबर्स कहेंगे। तो और होल नंबर में हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि होल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे जो नंबर्स के ग्रुप हैं ये नेचुरल नंबर हैं। तो यानी कि ये नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा? होल नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर किसे कहते हैं? तो अगर हम समझ रहे हैं कि इंटीजर किसे कहा जाता है, तो जितने भी सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं और जितने भी सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर हैं और ज़ीरो के साथ साथ ये जो एक कलेक्शन ऑफ नंबर होता है, या कलेक्शंस ऑफ, या ग्रुप ऑफ, या सेट ऑफ नंबर होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स में दो कैटेगरी आया, ये सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर आ गया, ठीक है, जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक, और जितने भी सारे नेगेटिव नंबर्स हैं ये सारे के सारे, इसे हम लोग इंटीजर्स कहेंगे। बट यहाँ पर ज़ीरो अगर देखें तो ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ज़ीरो को ना ही पॉजिटिव इंटीजर ना ही नेगेटिव इंटीजर में रखा गया है। उसके बाद हमारा अगला नंबर आता है इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहेंगे? नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी कि वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं उसे हम लोग इवन नंबर कहेंगे। जैसे 2 4 6 8 10 एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो ग्रुप ऑफ नंबर उसे हम लोग इवन नंबर कहेंगे। या नॉर्मली हम लोग ये समझ सकते हैं इवन नंबर उसे कहेंगे ऐसा नंबर जो 0 2 4 6 और 8 से ख़त्म हो, यानी कि उनका जो लास्ट का जो डिजिट है वो 0 2 4 6 और 8 ही रहेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर के बारे में अगर आएंगे तो नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसे हम लोग ऑड कहते हैं। जैसे 1 2 1 3 5 7 9, ये सारे के सारे जो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं इसे हम लोग ऑड कहेंगे। प्राइम नंबर के बारे में तो हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, यानी कि ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर रखता हो, या हम लोग ये कह सकते हैं कि वैसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 और ख़ुद से कटता हो, यानी कि 2 ही नंबर से वो कटे, वो हो सबसे पहला नंबर हो 1 और दूसरा हो आपका नंबर इटसेल्फ। जैसे अगर 2 की बात करेंगे तो 2 सिर्फ और सिर्फ 1 और ख़ुद से कटेगा। उसी तरीके से 3 की बात करेंगे 5 7 11 13, ये सारा का सारा जो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर की तरफ अगर आएंगे तो यहाँ लिखा गया है कि हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो। यानी कि जैसे फैक्टर के बारे में अगर हम समझें तो फैक्टर उसे ही कह सकते हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, यानी कि उसके टेबल में आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, इवन 4 से भी आ सकता है। तो इसीलिए 4 का कितना हो गया? मोर देन 2 फैक्टर, इसीलिए क्या कहलाया? कंपोजिट नंबर कहलाया। और 6 हो गया, 8 हो गया, 9 10, ये सारा का सारा जो है इसका फैक्टर कितना होगा? मोर देन 2 होगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर की तरफ आएंगे जिसे कहते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहेंगे? अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। वैसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p और q क्या हो? एक इंटीजर हो और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, उस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आएंगे तो एग्जाम्पल हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में बहुत सारे इंटीजर का फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 1 बाई 2, 4 बाई 6, 7 बाई 9, और यहाँ हम लिख सकते हैं -4 बाई 3 एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। बट रेशनल नंबर में सिर्फ एक कंडीशन को हमें ध्यान देना है कि वो जो q है, इट मीन्स इसका डिनोमिनेटर वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये जो नंबर है इसे ही हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। तो ये तो रेशनल नंबर क्लियर हो गया। उसके बाद आता है डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहेंगे? जो टर्मिनेट कर जाए। टर्मिनेट मीन्स होता है ख़त्म हो जाए। जब आप किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे
वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा डेसिमल के बाद, दैट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे यहाँ पर 4.62 आ गया, यानी कि इसके बाद तो और स्टेप गया नहीं। 7.2 आ गया, उसी तरीके से 1.4 एटसेट्रा। ये जितने भी सारे डेसिमल्स हैं, इस डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। ठीक है, तो जितने भी सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ डेसिमल आता है, वो आपका है नॉन टर्मिनेटिंग, और जिसे हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि वो टर्मिनेट नहीं करेगा, अपने आप को रिपीट करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे 0 पॉइंट यहाँ पे 666 सो ऑन आगे तक चलते गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6 पे बार। ठीक है, ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो नंबर है 6, ये क्या कर रहा है, वो आगे की तरफ सो ऑन जाते जा रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ना कि ये तो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.99, तो इसे हम लिख सकते हैं 3.9 पे बार। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि दो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल जो ना ही टर्मिनेट करते हैं और ना ही वो रिपीट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4.267943 सो ऑन बढ़ते चला गया, ना इसमें से कोई पार्ट ये रिपीट कर रहा है, ना ही ये कहीं टर्मिनेट कर गया है। उसी तरीके से नेक्स्ट हो गया 71.0, वन टाइम देखो यहाँ 0 हो गया, फिर 2002, फिर 0002, इस तरीके से सो ऑन बढ़ता चला गया। तो इस तरह के डेसिमल को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और ये जो डेसिमल का टाइप होता है, ये आता है, या इस तरह का डेसिमल का टाइप बनता है इर्रेशनल नंबर, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इस तरह के डेसिमल के टाइप को कहते हैं इरेशनल नंबर। बाकी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोगों ने देखा, ये दो टाइप मिलकर के, ये दो जो डेसिमल टाइप है, इसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर में एक और चीज़ की कन्फ्यूज़न है कि यहीं पर अगर ये ग्रीक लेटर पाई रहेगा तो पाई को हम लोग इरेशनल कहते हैं, इरेशनल नंबर। बट यहीं पे अगर 22/7 के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा तो दिस वन इज कॉल्ड रेशनल नंबर, इसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट नंबर आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर नॉर्मली अगर हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, वैसा नंबर जो रेशनल नहीं होता। नंबर्स विच आर नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल। ये तो हो गया एक नॉर्मल सा डेफिनेशन, अगर हम लगा सकते हैं तो ये कह सकते हैं। और इरेशनल नंबर को 3 टाइप में बांटा गया। पहला टाइप है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ना वो टर्मिनेट करे वैसा डेसिमल पार्ट, ना वो रिपीट करे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ, जैसे एग्जांपल टाइप 1 का 0.0, फिर 001, 000 सो ऑन, इस तरीके से ना वो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही वो रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के टाइप ऑफ डेसिमल भी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और सेकंड टाइप अगर कहेंगे तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि वैसा कोई इंटीजर या वैसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकले, उसे भी हम लोग इरेशनल कहेंगे। जैसे एग्जांपल √2, √3, √5, √6 एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी इरेशनल कहलाएंगे। उसके बाद थर्ड टाइप आता है नॉट परफेक्ट क्यूब। वैसा कोई भी नंबर या वैसा कोई इंटीजर जिसका कोई परफेक्ट क्यूब नहीं हो, वो भी इरेशनल की ही कैटेगरी में आएगा। जैसे क्यूब √2, क्यूब √3, क्यूब √4 एंड सो ऑन एटसेट्रा। ये सारा का सारा जो नंबर्स है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल। और इरेशनल की कैटेगरी में पाई भी आता है, इरेशनल के कैटेगरी में भी पाई भी आता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। बट उसी तरीके से 22/7 रहता तो ये आपका हो जाता रेशनल नंबर, इसे हम लोग रेशनल नंबर के कैटेगरी में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स का, तो उसका डेफिनेशन को पहले जान लेते हैं कि रियल नंबर किसे कहते हैं। इतने सारे नंबर्स को समझने के बाद अब रियल नंबर्स को समझते हैं। तो ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नॉर्मली इसका जो मीनिंग हुआ वो ये बताया जा रहा है कि जितने भी सारे ग्रुप ऑफ रेशनल हैं और इरेशनल नंबर्स के ग्रुप हैं, एक जो कलेक्शन या सेट ऑफ नंबर बना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। जो कि हमारा जो पहला एक्सरसाइज है या पहला चैप्टर है क्लास 10th का, इसमें आपको रियल नंबर्स के बारे में बताया गया है। तो अब आप इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि लेम्मा किसे कहते हैं,
तो लेम्मा के बारे में बताया जा रहा है। लेम्मा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेम्मा मतलब क्या है कि कोई एक प्रूवन स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट की मदद से हम कोई दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, दैट इज़ नोन एज लेम्मा। उसके बाद आता है इक्विलेट डिवीजन लेम्मा क्या है, तो बोला फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का जो वैल्यू है ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस बट लेस देन बी। यानी हम लोग नॉर्मली ये कह सकते हैं इक्विलेट डिवीजन लेम्मा है क्या कि जब जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिवीज़न इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोटेन प्लस रिमाइंडर है। तो उसी चीज़ को हम लोग ये कह सकते हैं इंटीजर के टर्म में कि अगर कोई दो इंटीजर ए और बी को लेते हैं और उन दोनों को अगर मान लेते हैं कि उसको डिवाइड करते हैं तो उसमें हमको दो नंबर मिलता है। वो दो नंबर क्या है, क्यू और आर है, और उस क्यू और आर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे वो जो नंबर था मेरा ए और जिसे हम लोग डिवाइड कर रहे थे बी से, तो यहाँ पर ए बन गया एज ए डिविडेंड, बी बन गया आपका डिवाइज़र और क्यू बन गया क्वोशिएंट एंड आर बन गया रिमाइंडर। तो ये वाला फॉर्म को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ नोन एज इक्विलेट डिवीज़न लेम्मा। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता है बट लेस देन बी। बी इज़ व्हाट, डिवाइज़र, यानी कि कभी भी कोई भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो ऑलवेज डिवाइज़र से हमेशा छोटा ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डिवीज़न इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोटेन प्लस रिमाइंडर। इसी वाले फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया इक्विलेट डिवीज़न लेम्मा। अब एल्गोरिथम है क्या? एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी एल्गोरिथम एक तरह का प्रोसेस है या एक तरह का सिस्टम है जिसमें आपको बताता है कि पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे। तो ये जो पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद सपोज कुछ आ गया, फिर अगला स्टेप हम किस तरीके से करेंगे, फिर आगे फर्दर फिर कैसे उसको फिर आगे प्रोसेस लेके जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है दैट इज नोन एज एल्गोरिथम। उसके बाद हम लोग आएंगे इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, मतलब इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर से ए एंड बी विद ए इज ग्रेटर देन बी। यानी कि अब यहाँ पर आ गया इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। तो बोला गया कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिसपे हम कंप्यूट मतलब फाइंड आउट करते हैं, क्या भाई, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर का। जैसे मान लेते हैं ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, अब इसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है और यहाँ पे कंडीशन दिया गया, क्या कंडीशन दी, ए इज ग्रेटर देन बी। यानी कि जो दो नंबर लेंगे तो ऑब्वियसली एक नंबर छोटा और एक नंबर बड़ा होगा। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक टेक्निक के थ्रू से हम लोग जब दो नंबर का या दो से मोर देन ज़्यादा नंबर का अगर हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज़ नोन एज इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक नंबर है, जैसा यहाँ पर पहला नंबर हो गया 117 और दूसरा हो गया 14। अब यहाँ ये दो नंबर है, इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। तो इसमें जब हम इनका यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिक तरीका है डिवाइड के थ्रू से। तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो अगर हम 14 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे कितना आएगा 112, माइनस किए कितना आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 5। तो फर्दर फिर इसको अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ जब हम इसको डिवाइड किए 5 2 ज़ा हियर इज 10, रिमाइंडर आया 4, अगेन फिर डिवाइड किया गया 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर आ गया 1, फिर 1 4 ज़ा 4, ये रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आया। तो ये दो नंबर का एचसीएफ क्या हो गया, ये दो नंबर का एचसीएफ हो गया 1। यानी कि कंटिन्यू उस वक्त तक हम डिवाइड करते चले गए जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया। जहाँ रिमाइंडर 0 आया और जिसके टेबल पे आया दैट इज़ नोन एज एचसीएफ। और यहीं पे ये इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम में भी वही बताया जा रहा था कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग दो नंबर का एचसीएफ निकालते हैं बाय द मेथड ऑफ डिवीज़न, या डिवीज़न के मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक को ही हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में। हमारा पहला क्वेश्चन बताया जा रहा है कि यूज़ इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, ये जितने भी सारे नंबर हैं हमको इनका एचसीएफ निकालना है बाय द मेथड ऑफ इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था तो अब उसको हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे।
तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दो नंबर 135 और 225, इनका हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इक्विलेटरल डिवीज़न एल्गोरिथम के थ्रू से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें 225 को, कितने टाइम चलेगा, 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम में तो कितना आ जाएगा 135। अब अगर इसको हम माइनस करेंगे कितना बचा यहाँ पे, हमारा रिमाइंडर हो गया 0। फिर अगेन हम फिर 90 से डिवाइड करेंगे, यानी कि उस वक्त तक हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक मेरा रिमाइंडर 0 ना हमको मिल जाए। तो फिर वापस अब हम लोग 135 को यहाँ लिखेंगे, तो कितने के टेबल में 9, हाँ 2 में ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगेन 1 टाइम, फिर जब हम माइनस कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर हो गया मेरा यहाँ पर 45। फिर अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, फिर अगेन हम फिर डिवाइड करेंगे एंड 45 2 ज़ा 90। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि अब हमारा रिमाइंडर तो 0 आ गया, इसका मतलब ये जो दो नंबर था 135 और 225, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया 45। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल्स टू 45। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, यानी कि हमें इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना था इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू से, तो हम लोग इस तरीके से फाइंड कर लिए, तो ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर के सॉल्यूशन की तरफ। उसी तरीके से अब हम लोग फर्दर इनका भी एचसीएफ निकालेंगे। 196 3822 को डिवाइड करके, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम अगर करेंगे तो 196 माइनस करने पर इनका रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ हो गया हमारा 6, इधर 8, यहाँ 1। तो अब क्योंकि ये एक्चुअली इसको फिर डिवाइड नहीं करेंगे, कब हम डिवाइड करेंगे जब ये रिमाइंडर आएगा, तो ये रिमाइंडर एक्चुअली है नहीं क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड हुआ नहीं है अब तक। तो ये 2 यहाँ पर इस वक्त आएगा, यहाँ पर उतरा तो कितना आ गया 1862। अब कितने के टेबल में चलेंगे, अगर हम 9 के टेबल में चलते हैं तो 196 का टेबल आ जाता है 1764। अब इसको हम फर्दर अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 980, ये आ गया 980 आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया 980। अब 196 का टेबल अगर हम 5 टाइम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 980। तो इस तरीके से जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या यहाँ पे बचा, लास्ट में फाइनली 0। तो इसका मतलब ये दो नंबर का जो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर एचसीएफ इनका कितना आ गया, एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38002 इज इक्वल्स टू आ गया 196। तो ये हमारा सेकंड नंबर का भी सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर। अब उसी तरीके से अब हमें भी डिवाइड करना है 255 को 8607 से। ठीक है, सॉरी 867 से। तो कितने टाइम में चलेगा, अगर हम 3 का टाइम्स का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ आएगा 765 माइनस अगर करें 75 गया 2 0 102 बचा, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। फर्दर फिर हमें क्या करना है, स्टेप आगे की तरफ बढ़ाना है। तो फिर अगर हम डिवाइड करेंगे 255 से, क्योंकि इसका जो जब तक कंटिन्यू उस वक्त तक चलेगा ये प्रोसेस जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब हम 102 से फिर इसे 255 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितने टाइम में चलेगा। इसका टेबल अगर हम 102 का टेबल 2 टाइम्स में पढ़ें तो ये आ जाएगा 204। ठीक है, जब ये 204 आ गया तो अब इसे माइनस करने पे कितना बचेगा, यहाँ 5। ये फिर अगेन रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो 0 जब नहीं आया तो फिर हम अगेन फिर एक बार और 1 टाइम डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 51 का टेबल 2 टाइम में 102। अब अगर हम माइनस करेंगे तो इसका रिमाइंडर यानी यहाँ कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल्स टू 51। तो फाइनली ये सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने भी सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं उसे हम लोग को 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में अब हमें रिप्रेजेंट करना है।
ठीक है, वो सारे इंटीजर्स को। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं आप। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि वो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है लेट n be a given positive odd integer, यानी कि वो जो ऑड इंटीजर था उसे हमने क्या मान लिया, n मान लिया कि कोई n पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फर्दर नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं, ऑन डिवाइडिंग n by 6 let m be the quotient and r be the remainder। ठीक है, तो हमने मान लिया कि वो जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर माने थे उसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो m हमारा मिल जाएगा कोशेंट और r हमारा बन जाएगा रिमाइंडर। तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा इक्विलेट डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, या इक्विलेट डिवीज़न लेम्मा भी कह सकते हैं, तो देन हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था, हम लोगों ने पढ़ा था डिवाइजर इक्वल्स टू सबसे पहले डिविडेंड, इक्विलेट डिवीज़न लेम्मा में हम लोगों ने ये जो पढ़ा डिवीज़न एल्गोरिथम में, वो क्या बताया गया था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ वो नंबर आपका n है और आप डिवाइड कर रहे हैं 6 से, और m आपका कोशेंट आ रहा और r आपका रिमाइंडर आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू 6m प्लस r के फॉर्म में। हेयर इज एन डिविडेंड, ये हो गया 6 डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर। और यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना था, क्या मेंशन करना था, वेयर ये जो r का वैल्यू है ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन कितना, डिवाइजर से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमें ये चीज़ पता चल गया कि r का जो वैल्यू है वो 0 और 6 की, यानी कि 0 हो सकता है, 0 से लेकर के 5 तक हो सकता है, बस 6 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू हमारा आ सकता है, अगर हम लोग यहाँ लिखें 6m प्लस r, तो हम लोग अगर मान लेते हैं कि r का वैल्यू r इज इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 4 5 यहाँ तक ही जा सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे n का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो n का वैल्यू हमें मिलेगा, अगर हम r इस वाले इक्वेशन पे अगर हम यहाँ पर अगर पुट करें 0 तो ओनली हमें 6m मिलेगा। और उसके बाद का जो n का वैल्यू वो हमें क्या मिल सकता है, 6m प्लस 1 मिल सकता है। और उसके बाद अगर हम r का वैल्यू 2 पुट करें तो हमें मिलेगा 6m प्लस 2। अगर हम r का वैल्यू अगर 3 पुट करें तो हमें मिलेगा 6m प्लस 3। और इसी तरीके से 6m प्लस 4, नेक्स्ट 6m प्लस 5, क्योंकि r का वैल्यू वेरी करता है 5 तक, तो सारा वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये सारे वैल्यूज़ हमें मिलेंगे, किसके लिए, n के लिए। और हमें प्रूफ करना है क्या, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस वाले नंबर को, ठीक है, दिखाना है। तो हम यहाँ जानते हैं कि बट n का जो वैल्यू यहाँ पर 6m प्लस 2, 6m प्लस 4, ये सारा क्या है, इवन है, बट हमें दिखाना है क्या, पॉजिटिव ऑड दिखाना है। तो हम इसको साइड कर सकते हैं, या तो क्या हो गया, n इक्वल्स टू 6m कॉमा 6m प्लस 2 कॉमा 6m प्लस 4 गिव इवन वैल्यूज ऑफ n, यानी कि n का अगर हम इस वाली चीज़ को लेके जाएंगे, 6m रखेंगे या n का वैल्यू 6m प्लस 2 रखेंगे, 6m प्लस 4 रखेंगे, तो ये हमें क्या देगा, n का वैल्यू इवन देगा। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है क्या, ऑड के फॉर्म में दिखाना है हमको, ऑड इंटीजर के फॉर्म में। इसका मतलब एक्सेप्ट इन्हें छोड़ के बाकी जो नंबर बचा 6m प्लस 1,
6m+3 और 6m+5, ये हमारा क्या बनेगा, ऑड बनेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 10 when n is odd it is of the form 6m+1 or 6m+3 or 6m+5 for some integer m, और वो इंटीजर हमने क्या माना था, m माना था। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो हमें प्रूफ करना था क्या कि पॉजिटिव, और प्रूफ तो नहीं करना था, हमें दिखाना था कि जो कोई भी नंबर है यानी कि वो नंबर को, यानी उस इंटीजर को n जो नंबर माने थे हम लोग, उसको हमें दिखाना था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर के फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में था। तो ये वाला इस वाले फॉर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या बताया जा रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ पैरेड। ठीक है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि टोटल 616 मेंबर है, किसका भाई, आर्मी का एक ग्रुप है, और वो लोग क्या करना चाह रहा है, पैरेड करना चाह रहे हैं, मार्च पैरेड करना चाह रहे हैं, किसके सामने, 32 मेंबर्स इन अ पैरेड, यानी कि 32 मेंबर उस पैरेड में, 32 मेंबर के सामने में। ठीक है, 32 नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पैरेड, 32 मेंबर के सामने में। ठीक, और वो जो दो ग्रुप बनाएगा तो उस ग्रुप में होना क्या चाहिए कि सेम नंबर ऑफ कॉलम आना चाहिए। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो आखिर वो जो दो ग्रुप का मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो सकता है जब वो लोग पैरेड का मार्च करेगा, जो दो ग्रुप होगा। तो वो चीज़ अब हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसमें अब हम लोग करेंगे क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने बोला गया, तो दोनों ग्रुप का अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या है भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमें फाइंड आउट करना था। तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 का जो एचसीएफ होगा वही इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम रहेगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू से हम फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ। तब हमें क्या करना होगा, 32 और नेक्स्ट स्टेप को अगर हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड आउट करना है। तो हम अब क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे इनका। यहाँ पर जब यहाँ पर हम इनका एचसीएफ कर रहे हैं तो 32 वन टाइम चलेगा, 32 कितना बचा यहाँ पर, यहाँ हो गया 9, यहाँ बचा माइनस करने के बाद 2। ठीक है, तो क्योंकि ये अभी रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि डिवाइड अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, 6 अभी बाकी है उतारने के लिए। जब हम यहाँ पे 6 को उतार रहे हैं, है ना, तो आगे हमारा 296। अब कितने टाइम चलेगा, अगर हम 9 टाइम यूज़ करते हैं तो आ जाएगा हमारा 288। अब जब माइनस कर रहे हैं तो कितना आया, इधर आया 8 में 8 गया कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। ये है अब रिमाइंडर, क्योंकि उस वक्त तब हमें डिवाइड को सक्सेसफुली करते जाना है, सक्सेसिव के फॉर्म में करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। अब हम 8 से फिर अगेन अगर हम एक बार डिवाइड करेंगे तो 8 4 ज़ा 32 आता है। ठीक है, तो अब ये तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, इन दोनों का एचसीएफ आ गया आपका 8। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एचसीएफ, है ना, एचसीएफ ऑफ, या एचसीएफ डायरेक्ट हो गया हमारा यहाँ 8। ठीक है, और हमें यही चीज़ फाइंड आउट करना था। तो यहाँ लिखा जा सकता है हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which an army contingent of 616 members can march behind an
आर्मी बैंड ऑफ 32 members in a parade is it। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या क्वेश्चन नंबर 4 बताया जा रहा है, यूज इक्विलेट्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यानी कि जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया था कि पॉजिटिव और इंटीजर को हमें इस फॉर्म में दिखाना है, उसी तरीके से सेम यहाँ पर इक्विलेट डिवीजन लेम्मा का यूज़ करते हुए हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है उसको हमको इस फॉर्म में दिखाना। ठीक है, तो अब इस तरह के सॉल्यूशन क्वेश्चन के अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को अब हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले वही पे हमें नंबर को मानना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेट n बी एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि कोई एक नंबर मान लेते हैं जो n है और वो आर्बिट्री यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर में से एक नंबर हमने क्या मान लिया, n मान लिया, ये पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब उसी तरीके से किस फॉर्म में दिखाना है, हमें 3m के फॉर्म में दिखाना था। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ऑन डिवाइडिंग n by 3 let q be the quotient and r be the remainder। then by Euclid's division लेम्मा, अब इक्विलेट डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, भाई n हो गया वो जो नंबर था, तो डिवाइजर, अब क्या हो गया डिविडेंड इक्वल्स टू, अब लिखेंगे डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना है रिमाइंडर का वैल्यू को, तो वेयर r का जो वैल्यू है ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। व्हाट इज डिवाइजर, 3, तो 3 से छोटा होगा। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ये जो n का वैल्यू है ना, क्योंकि हमें बताया गया है कि स्क्वायर को लेके हमको आगे बढ़ना है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो ये भी हमारा n का वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, क्योंकि स्क्वायर को ही हमको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो देयरफॉर नहीं करके उसके आगे वाले स्टेप में हम यहाँ लिख सकते हैं n स्क्वायर इक्वल, जब इसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी कि 2ab 3 2 6 qr लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो ये वाला फॉर्म n का वैल्यू हमें ये मिल गया है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ मेंशन कर देते हैं वेयर ये जो हमारा r का वैल्यू है, तो वो r का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन 3, क्योंकि ये चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है, तो उसका वैल्यू उसके बीच में ही फ्लक्चुएट करेगा। यानी कि 3 से क्या हो सकता है, हमेशा छोटा है, क्योंकि डिवाइजर 3 है। तो अब यहाँ पर इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे केस, फर्स्ट वाला केस क्या बना, जब हम r का वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, 0 यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से कितना केस होगा, पहला केस r का वैल्यू 0 रखेंगे, फिर r का वैल्यू 1, फिर r का वैल्यू 2, 3 तो नहीं रख सकते हैं। इस हिसाब से फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला केस हमारा बन रहा है, तो वेन यहाँ लिख सकते हैं r इक्वल्स टू 0। जब r इक्वल्स टू 0 लिखे तो यहाँ अब पुट करते हैं पहले वाले इक्वेशन, तो पुटिंग r इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में ये 6 है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में जब हम यहाँ पुट करेंगे r इक्वल्स टू 0 तो उस वक्त हमें क्या मिलेगा, क्योंकि n स्क्वायर ही रहेगा, हेयर 9q स्क्वायर प्लस ये
जब हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 6q और ये जब मल्टीप्लाइड 0, तो n का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, n स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 9q स्क्वायर, ये भी कैंसिल, ये भी 0, ये भी 0, तो कितना आ जाएगा, ओनली 9q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब फर्दर अगर करेंगे तो इसको दूसरे फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ये टोटल टर्म को अगर हम m मान लें तो 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ मेंशन कर देंगे वेयर m इज इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, यानी ये इंटीजर ही है, क्योंकि इंटीजर माने से तो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला केस हो गया जिसमें हम लोगों ने क्या दिखाया, 3m के फॉर्म में दिखाया केस का n स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर n स्क्वायर का वैल्यू। अब दूसरा केस आ गया, दूसरा केस हम ये लिख सकते हैं, यानी कि पहला तो हो गया, r का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो अब ये केस नंबर सेकेंड हुआ, केस नंबर सेकेंड, तो यहाँ लिख सकते हैं व्हेन r इक्वल्स टू 1। ठीक है, वही सेम चीज पुटिंग r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करेंगे, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, इसमें अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 1 n प्लस, यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली 6q, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों को हम एक साथ लेके आ जाते हैं, यहाँ 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस यहाँ पर 1 को हम सेपरेट कर लिए। ठीक है, इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद हम इन दोनों में से अगर 3 कॉमन आउट करते हैं तो यहाँ हो गया 3 3 ज़ा 9 और यहाँ हो गया 3 2 ज़ा 6। ठीक है, और ये 1 को बाहर में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म बन गया। तो अब इसको, ये टोटल टर्म को हम m अगर सपोज कर लें तो 3m प्लस 1 आ गया। यहाँ मेंशन कर देंगे वेयर m इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखा जा सकता है 3q स्क्वायर प्लस 2q, है ना, इज एन इंटीजर, यानी कि ये भी क्या है, एक इंटीजर ही है। क्लियर है, तो यहाँ पर n स्क्वायर का एक वैल्यू हमें निकल गया। क्या निकल गया, n स्क्वायर का इस फॉर्म में 3m प्लस 1 के फॉर्म में हमने दिखा दिया। ठीक है, अब हमारा क्योंकि r का वैल्यू एक बार 1 आ चुका है, अब r का वैल्यू क्या होगा 2। अब केस नंबर थर्ड, केस हो गया हमारा थर्ड। तो अब थर्ड में हमने क्या करेंगे, अब r का वैल्यू हमें पुट करना है, क्या हो जाएगा 2। अब यही इक्वेशन फर्स्ट में हम पुटिंग करेंगे, तो पुटिंग r इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में। जब इक्वेशन फर्स्ट में r का वैल्यू पुट किया जाएगा तो n स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी वाले इक्वेशन में। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, जब इसमें हम पुट करेंगे r का वैल्यू 2 तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ हो गया हमारा 9q स्क्वायर, जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड 6 2 ज़ा 12q। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर अरेंज किया जाए 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ठीक है, कि बस इसको हमने अरेंज किया, 4 को साइड, इसको 12 को इधर लेकर के आ गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे दोनों साइड पे अगर 3 कॉमन आउट किया जाए तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। ठीक है, यहाँ तो 4 है, अगर हम प्लस 1 करते हैं तो यहाँ 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा और 4 में एक कम रहेगा, तो हम यहाँ प्लस 1 लिख सकते हैं इस वाले फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो एक कंप्लीट फॉर्म आया इसको हम m सपोज कर सकते हैं। ठीक है, m और ये तो 1 रहा, तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में, तो यहाँ मेंशन कर दिया जाए वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आ गया, इज एन इंटीजर। ठीक है, तो फाइनली हमें दिखाना था कि वो जो स्क्वायर था 3m के फॉर्म में या 3m प्लस 1 के फॉर्म में,
यहाँ पर सबसे पहला केस 1 में तो 3m के फॉर्म में, ये केस 1 में 3m के फॉर्म में दिखाया जा चुका गया, और केस 2 में 3m+1 के फॉर्म में दिखाया जा गया, और केस 3 में 3m+1 के फॉर्म में दिखाया जा चुका है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m or 3m+1 for some integer। तो इस फॉर्म में इसको दिखाया जा सकता है। ठीक है, जितने भी सारे इंटीजर्स हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया, यूज इक्विलेटरल डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। यानी कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है, उस पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करेंगे तो उसको इस फॉर्म में 9m और 9m+1, 9m+8 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, सेम उसी तरीके से हमें भी कंसीडर करना है और केस में डिवाइड करके फर्दर फिर निकालना है। ठीक है, तो हम यहां मान सकते हैं लेट n बी an arbitrary positive integer on dividing n by 3, क्योंकि उसका क्यूब बताया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक, लेट Q be the quotient and R be the remainder। So by Euclid's division लेमा क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 3q प्लस r। ठीक है, यहाँ मेंशन कर दिया जाए वेयर जो वैल्यू ऑफ r है ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन 3 से छोटा ही होगा। हमें इसका क्यूब निकालना है, तो n क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस r का होल क्यूब होगा। ठीक है, अब यहाँ a प्लस बी होल क्यूब में टूट जाएगा, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, a क्यूब यानी कि 27q क्यूब पे पावर 3 b क्यूब r पे पावर 3 प्लस 3ab यानी कि 9qr इंटू a प्लस बी। ये फॉर्मूला में टूट गया, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 27q क्यूब प्लस r पे पावर 3 और यहाँ पे हो गया हमारा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, इधर 9 3 27, यहाँ हो गया 9 3 27 क्यूब पे पावर 2r प्लस 9qr स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, ये रहा आर क्यूब को लास्ट में लेके आए थे, बाकी इन लोगों को एक तरफ करते हैं क्योंकि इनका कुछ कॉमन फैक्टर निकल रहा है, प्लस 27q स्क्वायर आर प्लस 9qr स्क्वायर और ये रहा प्लस r पे पावर 3। ठीक है, अब इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकालने की कोशिश
नहीं अभी कॉमन नहीं निकाला जाए, बाकी इसको अरेंज किया गया। अरेंज करने के बाद इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ मेंशन कर देते हैं आर का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए। तो यहाँ वेयर है ना, जो आर का वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन 3, वही चीज़ यहाँ ये वैल्यू यहाँ पर भी आएगा। अब हमें इसको 3 केस में डिवाइड करके आगे फर्दर करना है, ठीक। तो केस नंबर फर्स्ट, जब आर का वैल्यू क्या यूज़ करेंगे 0 व्हेन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पुट किया जाए, पुटिंग आर इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगर आर का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, पहले इक्वेशन में n क्यूब, यहाँ पर तो 27 क्यूब पे पावर 3, और ये अगर 0 पुट करेंगे ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी 0 पुट करेंगे ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा वैल्यू क्या मिला 27 क्यूब पे पावर 3 आया, ठीक है। अब इसको लिखा जा सकता है 9 3 क्यूब पे पावर 3 के फॉर्म में, और इसको एक स्टेप अगर आगे बढ़ेंगे तो 9m के फॉर्म में लिख दें। और यहाँ मेंशन कर देते हैं कि वेयर m का जो वैल्यू है 3 क्यूब पे पावर 3 इज़ एन इंटीजर, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे पहला। अब सेकेंड केस नंबर सेकेंड केस व्हेन, अब हम यहाँ पुट कर सकते हैं आर का वैल्यू 1, पुटिंग आर इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। आर का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, n क्यूब 27 क्यूब पे पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू और प्लस 1, ठीक है। इसका वैल्यू मिल गया इतना। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, 1 तो साइड में ऑलरेडी है ही, यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा 9, यहाँ भी क्यू है तो 9 क्यू को कॉमन लिया जा सकता है, 9 क्यू कॉमन ले लेते हैं, 9 3 ज़ा 27 क्यू स्क्वायर 3 क्यू प्लस 1, और यहाँ आ गया ये 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये कंप्लीट अगर लिया जाए यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं m, ठीक है, प्लस 1 के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ मेंशन कर दें वेयर ये m का जो वैल्यू है ये q 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ठीक है, आ गया। यहाँ लिख देते हैं इज़ एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है। या अगर हम यहाँ q नहीं भी निकालते, सिर्फ 9 को निकालते तो भी इसको मेंशन कर देते, फिर ये 3 क्यूब पे पावर 3 और 3q स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाता है मेरा ओनली q। इसको भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, जब यहाँ निकाल दिए तो इसको हम यहाँ मेंशन करके इस फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। तो पहला केस हो गया, क्योंकि आर का वैल्यू क्या होगा 3 से छोटा हो सकता है, तो पहला दूसरा केस कंप्लीट है, और लास्ट केस बचा हुआ है जिसमें आर का वैल्यू हमें 2 पुट करना है। तो केस नंबर थर्ड, इसमें हमें क्या पुट करना है, आर का वैल्यू व्हेन आर इक्वल्स टू 2 पुट करना है। पहले इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुटिंग आर इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आर का वैल्यू 2 पुट के इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या निकलेगा, यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन में 27 क्यू पे पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू, है ना, और ये हो गया प्लस ये हो गया 8, ठीक। इसको अगर ब्रैकेट पे रखें तो यहाँ से फिर वैसे ही 9 बाहर निकल रहा है, कॉमन आउट हो रहा है यहाँ पे 9। तो अगर यहाँ पे अगर हम
9q ही बाहर निकाल दें, ठीक है, या 9q नहीं भी निकालेंगे तो भी हो जाएगा। तो या अगर हम 9q निकाल देंगे तो 9 3 जा 27 स्क्वायर, 9 6 जा 54 q एंड 9 4 जा 36 निकल गया। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बचा हमारा 8। अब यहाँ लिख सकते हैं 9m प्लस 8 मेंशन कर दें, वेयर m का वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं q 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4, ठीक है, इज़ एन इंटीजर, क्योंकि ये एक इंटीजर है, इज़ एन इंटीजर। तो फाइनली जो भी पॉजिटिव इंटीजर लिया गया था उनको सबसे पहले जितने भी सारे फॉर्म, तीनों फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना था वो एक्सप्रेस किया जा चुका है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, तीनों फॉर्म था तो हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, सबसे पहला फॉर्म 9m, दूसरा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। तो इसी तरीके से आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा राइटिंग प्रोसेस ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस अगर किया जाए सही तरीके से तो आराम से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी का, ठीक है। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।